हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू mth ऑर्बिट। nth टू mth ऑर्बिट में जब वो जंप करता है देन ऑर्बिट इज गिवन बाय, इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है जो वेवलेंथ एमिट होता है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट से किसी एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो इससे लाइट निकलता है और उसका जो वेवलेंथ है उस लाइट का वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, 1/λ इक्वल टू आर, इसको आर को रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, n to m यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये nth to mth नहीं होगा, mth to nth ऑर्बिट होगा, ये उल्टा है। इसको कम रहना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू ज़्यादा हो और इसको ज़्यादा रहना पड़ेगा m को, m शुड बी ग्रेटर देन n, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। और ये लैम्डा जो है वेवलेंथ वो पॉजिटिव होता है, तो m शुड बी लार्जर देन n। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तब ये एक्सप्रेशन आएगा। या फिर इसको हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये, इसको हम अभी n कहते हैं और इसको हम m कहते हैं, नहीं उल्टा हो रहा ना, ये m हो गया, ये n हो गया, अभी n to m में जा रहा है, राइट, हाँ m to n में जा रहा है अभी। या इसका उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको mth ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए हमें जो बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है। दोनों के लिए काम करता है। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में जब जंप करेगा, हायर से लोअर में जंप करेगा तो इतना बाहर निकलेगा एनर्जी, और लोअर से हायर में यदि जंप कराना है, लोअर से हायर में यदि जंप कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी थ्रू लाइट। तो उस लाइट का वेवलेंथ जो है सो इस तरह से दिया जाता है। जेड जो है सो एटॉमिक नंबर है, आर है रीडबर्ग कांस्टेंट, एच डायमेंशन ऑफ आर एच सी बताना है। आर एच सी का डायमेंशन क्या है, जहाँ पर एच जो है सो प्लैंक कांस्टेंट है और सी जो है सो क्या है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इसमें से कौन आएगा, आर एच सी का डायमेंशन कौन सा होगा। अब देखिए आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से आर का जो है सो निकाल सकते हैं डायमेंशन, एच का डायमेंशन फिर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एच का डायमेंशन, ई इक्वल टू एच नहीं होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। और सी का डायमेंशन पता है, सबको यहाँ रखेंगे तो इससे निकल जाएगा। तो एक ये तरीका है, लेकिन हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वो अलग है थोड़ा सा। हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हम दोनों तरफ एच सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच सी, ये हो गया एच सी बाई लैम्डा, ये हो गया आर एच सी। एच सी बाई लैम्डा क्या है, यही तो एनर्जी है, वो एनर्जी हो गया। और आर एच सी जिसका हमें डायमेंशन पता करना है, और इधर बाकी जो क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन है क्या, एन ये क्वांटम नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। जेड एटॉमिक नंबर है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ई का डायमेंशन वही होगा जो आर एच का सी का डायमेंशन है। तो आर एच सी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन, और एनर्जी का डायमेंशन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है एम एल, यहीं से देख लेते हैं, एनर्जी का डायमेंशन हो गया आर एच सी का, फोर्स एम एल टी माइनस 2 टाइम्स लेंथ, ये हो गया डायमेंशन एम एल 2 टी माइनस 2। इसका डायमेंशन है मास का 1, लेंथ का 2, टाइम का -2, 1 2 -2, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू 9 स्क्वायर टू t मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। सो एट x t इक्वल टू 0, जब टाइम है मैंने स्टॉप वॉच जो स्टार्ट किया तब वो कहाँ पर था, कहीं 0 पर था, और उस वक्त उसका स्पीड क्या है, वो भी 0 है, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है मोशन वहाँ से। तब 0 से स्टार्ट कर सकता है। सडनली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता।
चाहे आप पोर्शे रखो, फेरारी रखो, या जो और भी कोई गाड़ी रखो, वो सारे के सारे गाड़ी जो है कुछ सेकंड तो लेता है ना, कोई 5 सेकंड, कोई 10 सेकंड तो लेता है अपना स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर जाने में, तो 5-10 सेकंड तो लेता ही है। ऐसा नहीं कि तुरंत वो पिकअप पकड़ के 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो इनिशियली उसको जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो टी इक्वल टू जीरो पर, वो एक्स इक्वल टू जीरो पर है, वो स्टार्ट कर रहा है, सो वेलोसिटी जीरो है। और वेलोसिटी किस तरह से वेरी करता है टाइम के साथ, 9 स्क्वायर रूट ऑफ टी ऐसे वेरी करता है, टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 48 मीटर। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है टाइम के साथ दिया है, और जो पूछ रहा है वो एक्स के साथ पूछ रहा है। यदि हमें वेलोसिटी जो है सो पता होता है एक्स के फॉर्म में कि एक पर्टिकुलर एक्स में कितना किस तरह से वैरी करता है वेलोसिटी, तो एक्स का वैल्यू ये 48 सब्सटीट्यूट करते हो तुरंत मिल जाता, लेकिन वो नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, पहले हम पता कर लेते हैं कि ये 48 कितना टाइम में होगा। एक बार वो टाइम हमें पता चल जाए कि किस टाइम में इस कंडीशन स्टार्ट किया है यहाँ से, वह किस टाइम में x इक्वल टू 48 पर पहुँचेगा, वो पता कर लेते हैं। और वो पता हो जाए तो उस टाइम को यहाँ रख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले वही पता करते हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है 9 स्क्वायर रूट ऑफ टी, हमें चाहिए इसको ऐसे कर देते हैं, v को लिख सकते हैं dx बाई dt 9 स्क्वायर रूट ऑफ टी। x में पता है कि x कितना है, t इक्वल टू जीरो पर जीरो है, और t इक्वल टू सम टाइम पर वो 48 है, उसी टाइम को हम पता करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, 9 स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी। टी इक्वल टू जीरो पर कहाँ है, x कितना है, जीरो। टी इक्वल टू सम टी नोट पर a कितना है, 48, यहाँ से निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये 48 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कीजिए 9, ये टी का पावर हाफ है, तो हाफ से एक बढ़ जाएगा 3/2, और उस पावर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 6 टी टू द पावर 3/2 48। वो टाइम हमें पता चल गया है, इसको लिमिट रखना है ना, तो जीरो रखना पड़ेगा, t0 ये। तो t0 हमें पता चल गया 8 का पावर 2/3, मतलब ये 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और ये 2 पावर 3, ये 3 खत्म हो गया, तो 4 सेकेंड आया। 4 सेकेंड के बाद इसका स्पीड जो है 48, स्पीड नहीं, पोजीशन होगा 48 मीटर। तो 4 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन होगा 48 पर, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तो दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में, 4 सेकेंड 940, सो 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चेक कर लीजिए कि उसका स्पीड उस वक्त, स्पीड नहीं, पोजीशन उतना तो है यहाँ से, नहीं वो कैसे चेक करेंगे, आप नहीं चेक कर सकते ना, चेक कर सकते हैं, वो तो चेक यहाँ नहीं कर सकते। वेलोसिटी दिया हुआ है, वो तो पता चल गया कि 18 मीटर पर सेकेंड है, तब वो चेक नहीं कर सकते। खैर एनीवे आपको सॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से ट्रिक किया जाता है क्वेश्चन को, कि एक्सप्रेशन दे दिया टी के रेस्पेक्ट में, और पूछेगा जो क्वेश्चन वो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से इसको हमें सब एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। आप यदि चाहते तो इसको ये भी कर सकते थे, इस तरह से देखिए, ये जो dx बाई dt है जो दिया हुआ है 9 स्क्वायर रूट ऑफ टी, हम यहाँ से t को हटा देना चाहते हैं, हटा सकते हैं क्या, नहीं उसको नहीं हटा सकते, कैसे हटाएंगे, नहीं उसको नहीं हटा सकते। अच्छा इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि द मासेस ऑफ ईच ऑफ 2 ब्लॉक्स ए एंड बी इज m, इसका भी m है दिखा रहा है फिगर में। द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। एस ऑन इन द फिगर, पुली इज स्मूथ, पुली जो है सो स्मूथ है, स्मूथ है मतलब कि वो घूमेगा नहीं, स्मूथ है तो घूमेगा नहीं, घूमने के लिए उसे टॉर्क चाहिए, और टॉर्क फ्रिक्शन के थ्रू आता है। ये स्मूथ है मतलब नो फ्रिक्शन है, तो ये घूमेगा ही नहीं, जस्ट स्लिप करेगा ये सब, तो ये घूमेगा नहीं, तो हमको कोई रोटेशनल मोशन को कंसीडर नहीं करना है, रोटेशन नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रिंग इज लाइट, तो स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, जब हम मास वगैरह कंसीडर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको हमें इसके मास के बारे में सोचना नहीं है, ये
क्या है, लाइट है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड ब्लॉक ए इज म्यू। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है। एंड टू ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब नहीं ऊपर जा रहा नहीं नीचे आ रहा है, बस रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है। वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू कितना है, म्यू का वैल्यू बताना है। तो म्यू का वैल्यू कैसे निकालें, तो सिंपली जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेंगे तुरंत। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पर बना देते हैं। ये एम जी नीचे है, टेंशन यहाँ पर ऊपर है, ये टेंशन टी है, और सेम टेंशन इधर चला जाएगा। क्यों सेम टेंशन चला जा रहा है, क्योंकि ये स्मूथ है, ये जो पुली है वो स्मूथ है, इस पर स्लिप कर रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। और जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो टेंशन दोनों तरफ सेम हो गया। यदि फ्रिक्शन लगता तो टेंशन सेम नहीं रहता। तो यदि ये पुली फ्रिक्शन लेस नहीं होता, फ्रिक्शन होता, तब इस इधर टेंशन T1 है तो उधर टेंशन T2 होता। लेकिन चूंकि पुली स्मूथ है तो उधर टेंशन दोनों तरफ सेम हो गया, क्योंकि जस्ट स्लिप कर रहा है, ये वही टेंशन इधर आ गया। ये जो है इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, ये म्यू हटा देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहा है। और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा है। इस mg का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट, ये देखिए एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा। आप ज्योमेट्री से इतना कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा हुआ और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा हुआ। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम दोनों का निकाल सकते हैं। बी का देख लेते हैं, ये रुका हुआ है, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स 0 है, मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, T = mg। एक इक्वेशन। ए को फ्री बॉडी डायग्राम जो है सो कंसीडर करते हैं। ये दो डायरेक्शन में है। पहले परपेंडिकुलर में देखते हैं, परपेंडिकुलर में कोई मोशन हो रहा है नहीं, परपेंडिकुलर में तो क्या पैरेलल में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो परपेंडिकुलर में देखिए नेट फोर्स 0 है, जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड में कितना फोर्स है, mg cos थीटा, इसके जस्ट ऑपोजिट में mg cos थीटा। इक्वेशन 2 होगा। और पैरेलल में देखें, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल मतलब किसके पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, और परपेंडिकुलर भी प्लेन के परपेंडिकुलर। इसमें एक फोर्स हमने छोड़ दिया है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा। यदि ये मूव कर रहा होता है जिधर, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा देते हैं। लेकिन अब इस केस में ये मूव नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो हम फ्रिक्शन किधर लगाएं, हमें जानना पड़ेगा कि इसका टेंडेंसी किधर है जाने का। देखिए अब जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, पहले तो वह वेरिएबल है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फिक्स्ड नहीं है, वो एक वेरिएबल फोर्स है, यानी उसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा और एक मैक्स से छोटा होता है, जिसको लिमिटिंग भी कहते हैं, या इसी को अपना नाम कोई लिमिटिंग फोर्स कहता है, कोई मैक्स फोर्स कहता है। तो उसके बीच में होता है। और ये लिमिटिंग या मैक्स फोर्स कितना होता है, वो होता है μn। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये दोनों के बीच में होता है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं है। काइनेटिक यदि फ्रिक्शन होता है तो वो जो है सो μkn, वो फिक्स्ड होता है, एक ही वैल्यू है उसका। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का बहुत सारा वैल्यू है, 0 और f लिमिट के बीच में। और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब मूव नहीं कर रहा होता है, जैसे कि इस केस में ये मूव नहीं कर रहा है लेकिन उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन किधर देखें, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन है जिधर उसका मूव करने का टेंडेंसी है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हम टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा तो टेंडेंसी देखेंगे। अब इसका मूव करने का टेंडेंसी किधर है वो कैसे पता करें, उसको पता करने के लिए क्या करना होगा, मोमेंटरली हम एज्यूम करते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस हो गया, म्यू को 0 बना देते हैं। म्यू को यदि हम 0 बना देंगे, उसके बाद में आप देखिए कि ये किधर मूव करेगा, उसके बाद तो मूव करने लगेगा। किधर मूव करेगा, नीचे या ऊपर। ये m दोनों का सेम है, राइट। और m का वैल्यू दिया है क्या, नहीं m का वैल्यू नहीं दिया। m जो है जो भी है दोनों का सेम है। तो ये जो टेंशन कितना है, 1 mg हो गया, ये टेंशन 1 mg हो गया। फ्रिक्शन तो है नहीं, नीचे में जो कंपोनेंट कितना है, mg sin थीटा, mg से कम है। यहाँ पर थीटा 30 है तो जस्ट mg हाफ हो गया। तो टेंशन है mg, राइट में फोर्स लग रहा है mg और लेफ्ट में फोर्स लग रहा है mg/2।
ये बड़ा लाइन दिखा दिया, ज़्यादा बड़ा फोर्स लग रहा है, छोटा लाइन है छोटा फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स राइट साइड में है तो जा रहा राइट साइड में जाता, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो राइट साइड में जाता। उसको रोक के किसने रखा है? फ्रिक्शन ने। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, तो उसी फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ, वरना ये राइट साइड जाता। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इस फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो पैरेलल में जो है अब विथ फ्रिक्शन ये मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोनों तरफ फोर्स जो है सेम है, अपवर्ड एलोंग द प्लेन इक्वल टू डाउनवर्ड एलोंग द प्लेन, दोनों सेम है। तो अपवर्ड में एक तो टेंशन लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है? कुछ और है क्या? और तो कुछ नहीं है। और डाउनवर्ड में क्या क्या लग रहा है? एक है mg साइन थीटा प्लस एक फ्रिक्शन है mg। इस पे देखिए दो ही फोर्स है, तीन फोर्स है, एक टेंशन, एक n, एक mg। टेंशन तो इंक्लूड कर लिया, mg का केवल ये कंपोनेंट mg साइन थीटा जो है सो इधर आएगा और n का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि n इसके साथ 90 डिग्री के एंगल बनाता है, तो उसका कोई भी कंपोनेंट आएगा नहीं। कौन सा कंपोनेंट आता है? यदि आता तो n cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जीरो है, तो इधर इसका कोई कंपोनेंट नहीं आया, बस यही है। f का वैल्यू म्यू n, और म्यू n का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं mg cos थीटा इक्वल टू, और इसको तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब मिला के साथ में लिख ले, तो ये mg हम बाहर कर दिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये वाला चीज़ यहाँ लिखे mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये टेंशन आया, और ये टेंशन इक्वेशन 1 में कितना है? mg है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये mg और ये mg तो कट गया, इधर 1 आया, इधर है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो म्यू का वैल्यू में पता चल गया, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही आपका म्यू का वैल्यू है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन 30 डिग्री जो कि हाफ है, और कॉस 30 डिग्री जो स्क्वायर रूट 3/2 है। 1 माइनस हाफ स्क्वायर रूट ऊपर 3/2, 1 माइनस हाफ, और ये हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऊपर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू आता है 0.57। आप इसको कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे 3 बन गया, ये 1.732 है, ये 3 है, तो 0.57 ऐसे आएगा। ये इसको आपको याद रखना चाहिए कि 1 बाय स्क्वायर रूट ऊपर 3 जो है सो 0.57 है, क्योंकि ये कभी कभी ये नंबर दिया रहेगा, जैसे कि इस केस में तो आप निकाल सकते हैं। ये जैसे कभी कभी दे दिया कि tan थीटा इजकल टू 0.57, थीटा कितना है? थीटा 30 डिग्री, क्योंकि ये एक्चुअली ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऊपर 3 है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं आप इसे। तो इस तरह से हम इसको निकाल लिए। तो इसमें दो चीज़ें देखने वाली बात है, पहले कि इक्विलिब्रियम में है तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स है, उसका वैल्यू 0 और एफ लिमिट जो कि या एफ मैक्स जो भी कहें, जो म्यू एन होता है उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और दूसरा उसका डायरेक्शन जो है, सो डायरेक्शन यहाँ पर तो किधर कहेंगे? इस डायरेक्शन यहाँ पर जो है सो टेंडेंसी, मूव करने का टेंडेंसी जिधर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और उस टेंडेंसी को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मोमेंटरली जो म्यू है उसको हमें 0 करना पड़ेगा। तो उसको 0 कर देंगे तो अपने आप ये मूव करने लगेगा। देख लीजिए किस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि टेंशन जो है सो mg के बराबर है, राइट साइड में mg और इधर mg का हाफ है, तो राइट में मूव कर रहा था, लेकिन फ्रिक्शन ने उसे रोक कर रखा था, तो फ्रिक्शन ऑफकोर्स लेफ्ट में लगना होगा। बिना फ्रिक्शन के वो राइट में मूव कर रहा था, तो विथ फ्रिक्शन लेफ्ट में लगाना होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन लगा सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंक्लाइंड वेज ऑफ मास m एंड इंक्लिनेशन थीटा, ये वेज है ट्रायंगल वाला जो दिख रहा है, इसका मास कैपिटल M है और इसका एंगल यहाँ पर थीटा है। स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन a0 एज शोन इन द फिगर, लेफ्ट साइड में जा रहा है a0 से।
ये उसका एक्सलेशन है। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एंड इट डज नॉट स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इस पर रखा हुआ है एक छोटा सा ब्लॉक और ये स्लाइड नहीं कर रहा है। यदि ये मूव नहीं करता तो स्लाइड करता। कब स्लाइड करता? हमने विदाउट मोशन ये कब स्लाइड करता, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक स्टैटिक हमारे पास ये है, इंक्लाइंड प्लेन है, कोई वेट यहाँ पर रखा हुआ है, इसका एंगल थीटा है और यहाँ पर फ्रिक्शन एम है, न्यू है। ये चुपचाप बैठा हुआ है, तो ये जब टेन थीटा जो है इक्वल टू न्यू होगा तब ये जो जस्ट मूव करने वाला रहेगा सिचुएशन, एकदम क्रिटिकल पोजीशन में आ गया। थीटा यदि इसको जीरो बोलते हैं, थीटा यदि थीटा जीरो से बड़ा होगा, नहीं इसको हम और थोड़ा सा उठा देंगे, तब वो जो है सो स्लाइड करेगा। लेकिन यदि थीटा इस क्रिटिकल थीटा से कम होगा तो नो स्लाइड, वो स्लाइड नहीं करेगा। तो ये केस होता है तब जब फ्रिक्शन रहता है। अभी का केस में फ्रिक्शन है ही नहीं, देख लीजिए कहीं पर लिखा होगा, नहीं मैंने नहीं लिखा लगता है। एन इंक्लाइंड वेज ऑफ मास m and inclination starts moving with acceleration x naught as on the figure. A block of mass m is on the inclined plane and it does not slide on the inclined plane. The work done by the weight on the mass m in time t is. इस क्वेश्चन में हमें लिखना चाहिए था, ये स्मूथ सरफेस है उसके लिए हमने लिखा था, हमें लिखना चाहिए था। एनीवे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ये रुक जाता तो ये आराम से नीचे उतरता, एक एक्सलेशन के साथ नीचे उतरता। वो एक्सलेशन कितना होता है? जी साइन थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है फोर्स का, ये एम जी है, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा ये वेज, और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये एंगल थीटा होता है। तो ये एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, दो फोर्सेस है। तो एम जी साइन थीटा से इधर स्लाइड करता इतना फोर्स से, तो एक्सलेशन हो गया जी साइन थीटा। लेकिन ये स्लाइड नहीं कर रहा है, और वजह है कि ये इधर एक्सलरेट कर रहा है। जब ये एक्सलरेट कर रहा है तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। एक एक्सलरेटेड फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ नहीं लगता। आप न्यूटन्स लॉ जो है वो नहीं लगा सकते। लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कहना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए हैं, ऑप्टिक्स से लेकर ग्रेविटेशन, बहुत जगह। तो ये लॉ इस पर नहीं काम करता, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसको, इस लॉ को काम कराने के लिए हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स लगाते हैं, तो स्यूडो फोर्स किधर काम कितना होगा? स्यूडो फोर्स जो है सो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो स्यूडो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होता है, जिस ब्लॉक पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं उसका मास, टाइम, एक्सलेशन ऑफ फ्रेम जो यहाँ पर ए नॉट है, और डायरेक्शन, एक्सलेशन फ्रेम का जो डायरेक्शन है एक्सलेशन का उसका ऑपोजिट। इस फ्रेम का एक्सलेशन का डायरेक्शन इधर है, तो इसका ऑपोजिट एकदम 180 डिग्री ऐसे। इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग गया एम ए जीरो नॉट, और ये कौन सा फोर्स है? ये है स्यूडो फोर्स। एक बार हम स्यूडो फोर्स लगा दिए, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं, मैंने जब हम स्यूडो फोर्स लगा दिए तो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसी फ्रेम में बैठ गया आके। स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारा ऑब्जर्वर एक इनर्शियल फ्रेम में बैठा रहेगा, जमीन पर इधर बैठा रहेगा, धरती का जो जमीन है उस पर बैठा रहेगा, मतलब कि वो इनर्शियल है। धरती का जो है एक्सलेशन जीरो मानते हैं, चूँकि हालांकि है नहीं, तो आप कहोगे धरती भी तो रोटेट कर रही है, उसका भी तो एक्सलेशन है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इन ट्रूथ सेंस वो भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन उसके वजह से जो एरर आता है वो बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए धरती को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास कितने फोर्स लगे? इस एम ब्लॉक पर कितने फोर्स लगे? एक एम जी उसका वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन 2 और एक स्यूडो फोर्स एम ए नॉट 3। अंडर दीज 3 फोर्सेस वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, निकालना क्या है? वर्क डन बाय द वेज ऑन द मास एम। तो ये वेज इस पर फोर्स लगाएगा तभी तो वर्क डन करेगा, और वेज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है? एन। तो वेज जो
वर्क डन कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कौन लगा रहा है एन, वेज जो लगा रहा है फोर्स वो कौन सा फोर्स लगा रहा है एन फोर्स लगा रहा है, और कोई फोर्स लगा रहा है नहीं। एस कितना डिस्टेंस चला वो पता करना पड़ेगा, टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, टी टाइम में ए कितना चलेगा। स्टार्ट से हम देखेंगे तो टी टाइम में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये है डायरेक्शन इधर, इसके साथ ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है, तो देख लीजिए ये तो हो गया थीटा अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना वर्क डन किया उसने। अब एन का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा, ये तो जीरो है, स्टार्ट किया है जीरो से, हम ये मान लेते हैं कि जीरो से स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट टी सेकंड में कितना, इन फर्स्ट टी टाइम टी ऐसे लिख देते तो अच्छा रहता। तो ये जीरो हो गया, ये हाफ, ए का वैल्यू ए नॉट है, टी का वैल्यू टी स्क्वायर है, और कॉस यहाँ पर हो गया साइन थीटा। तो सब कुछ हमें पता है एन छोड़ के, एन ए जीरो टी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ये है हमारा आंसर। यदि हमें एन पता हो जाए तो सब हो जाएगा। तो अब एन को पता करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का बना हुआ ही है, एन पता कर लेते हैं। तो एन पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसको x बोले और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम y बोलते हैं। x डायरेक्शन में देखें, x डायरेक्शन में n का कितना कंपोनेंट है, n cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना फोर्स लग रहा है, और इधर ma नॉट लग रहा है। अब यहाँ पर ये स्यूडो फोर्स लगाने के बाद में ये चुपचाप देख रहा है कि सब कुछ शांति से बैठा हुआ है, ये इसको कैसे देख रहा है कि ये मूव नहीं कर रहा है। अब ये भूल गया कि ये फ्रेम हमारा इधर जा रहा है। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे हैं ना, तो ये भूल गया है कि हम इधर जा रहे हैं, वो सिंपली देख रहे हैं कि शांति से बैठा हुआ, और इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो 3 फोर्स से देख रहे हैं, एक इसका वेट एम जी नॉर्मल रिएक्शन और कि एम ए नॉट, और उसके बाद बोल रहा है ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ये एम ए नॉट जो है वो इक्वल है एन कॉस ए वाले एंगल, सो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और ऊपर नहीं जा रहा है तो वो भी देख सकते हैं। यदि वाई में देखना हो तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये दोनों। अब यहाँ से आप एन निकाल सकते हो। वैसे हमें किसका जरूरत था, ये हो गया हमारा क्या है एन साइन थीटा, यहाँ पर किसका वैल्यू रखना है एन साइन थीटा का रखना है, तो यहीं से रख देते हैं ए नॉट टी स्क्वायर बाई 2, और इधर जो एन साइन थीटा है उसके जगह पर हम लिख देते हैं एम ए नॉट, और यही आपका आंसर है। फाइनली लिखते हैं सजाकर एम ए नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। इतना वर्क डन किया फर्स्ट टी सेकेंड में, एम ए नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, एम ए नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर 2। आप यदि चाहते हैं इस क्वेश्चन को इस ऑब्जर्वर के लिए भी बनवा सकते थे, इनर्शियल फ्रेम में जो बैठा है उसके लिए भी बनवा सकते, तब उस केस में स्यूडो फोर्स नहीं लगाना था, लेकिन कभी कभी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं कि कहीं मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि नहीं ये दोनों ही लेफ्ट में जो एक्सलरेट कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि नहीं ये चुपचाप यहाँ पर शांति से बैठा हुआ है। तो अभी हमने स्यूडो फोर्स लगाया है तो हमारा ऑब्जर्वर ए चलेगा, ए नहीं। इसको काम करने के लिए ये स्यूडो फोर्स हटाना पड़ेगा। तो इसको दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। कभी कभी जो है सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बहुत आसान होता है कंपेयर टू इनर्शियल, कभी कभी इनर्शियल में आसान होता है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m at a higher latitude h is equal to 6r, r is the radius of the earth, कितना है। तो ये रहा हमारा धरती, छोटा बना लेते हैं, और ये है ऑर्बिट हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट, जो कि 6r पर है। r ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर है, सो ऑलमोस्ट 37,000 किलोमीटर आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भी है, ठीक है।
इसका रेडियस है कितना r, और यहाँ से हम सीधे डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं, स्मॉल r। ये स्मॉल r कहाँ से है, सेंटर से है, O2 या P के लिए, O2P। यहाँ पर जो है देखिए, धरती के सरफेस से यहाँ पर मुझे इसको एस्टेब्लिश करना है कितना एनर्जी लगेगा, राइट। तो पहले यहाँ कितना एनर्जी है और यहाँ कितना एनर्जी है, ये जो एनर्जी में डिफरेंस है वो हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना एनर्जी है वो पता करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना एनर्जी है वो पता करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, धरती के सेंटर से स्मॉल कोई डिस्टेंस r पर एक जनरल r ले लेते हैं, वहाँ पर उसका कितना एनर्जी होता है वही पता कर लेते हैं। एनर्जी एट ए डिस्टेंस r पर जो है सो, लेकिन देखिए यदि यहाँ पर पता करेंगे वो तो केवल पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे, यहाँ पर तो काइनेटिक भी है, दोनों भी है ना। वो ना करके हम सीधे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। ये 0.1 और ये 0.2, 1 मतलब धरती का सरफेस और 2 मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी 1 पर जो है वही एनर्जी 2 पर होगा। एनर्जी 1 पर कितना है, पहले पोटेंशियल उसके बाद में काइनेटिक, ये पोटेंशियल को यू से कहेंगे काइनेटिक। यहाँ पर भी पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, काइनेटिक कुछ और है। पोटेंशियल कितना है, 2 ठो, ये दो जो मासेस होते हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस दोनों का मास का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस, ये होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। वो यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस जी एम धरती का मास, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास बाय आर। ये आर तो धरती का आर है ना, धरती के सरफेस पे है। काइनेटिक एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में तो सैटेलाइट को रखे हैं अभी लैब में और उसको या लॉन्चिंग पैड के पास उसको फिर भेजना है। यू यहाँ पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी एम एम बाय आर। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। अभी इसको रखते हैं। ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक सर्किल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन से निकाल लेंगे। सर्कुलर मोशन से निकालते हैं। इस सर्किल में घूमने के लिए उसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जरूरत होता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स। वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक आर हटा दिए और आ गया एम वी स्क्वायर पता हो गया, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे माइनस जी एम एम बाई आर, और ये हो गया कितना प्लस एम वी स्क्वायर के जगह पर है जी एम एम बाई आर, और ये 2 की जगह पर ये 2। ये कितना हो गया, नीचे में 2 है इधर भी 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा -2 + 1, सो माइनस जी एम एम बाय आर 2r। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी जो हमें सप्लाई करना पड़ेगा वो कितना है, इसको उधर ले जाते हैं, जी एम एम बाई कैपिटल आर माइनस जी एम एम बाई 2 स्मॉल आर। जो कॉमन है उसे बाहर कर लेते हैं, बाय आर भी बाहर कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया -r बाई 2 स्मॉल आर। ये हो गया, यही आपका आंसर है। अब क्या फाइनली करना है, आपको r का वैल्यू रखना है। इस केस में r कितना है, लैटिट्यूड 6r है तो स्मॉल r 7r हो जाएगा, राइट। लैटिट्यूड यहाँ से है, ये वाला जो है सो लैटिट्यूड है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्मॉल r है, तो स्मॉल r जो है सो लैटिट्यूड प्लस धरती का रेडियस होगा। स्मॉल r जो है सो लैटिट्यूड प्लस धरती का रेडियस होगा। इस केस में लैटिट्यूड 6r है तो टोटल स्मॉल r हो गया 7r कैपिटल R। उसी को रख देते हैं, 1 माइनस r बाय 2 टाइम्स 7 कैपिटल R। ये तो चला गया और आपका आंसर आ गया 14 - 1 13 बाय 14 जी एम एम बाय आर।
इतना काइनेटिक एनर्जी जो है उसको सप्लाई करना पड़ेगा। इतना एनर्जी आप सप्लाई करोगे तब वो जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में केवल पहुंचेगा नहीं बल्कि घूमने भी लगेगा। केवल पहुंच के छोड़ दीजिएगा वहाँ पर तो क्या होगा, धरती उसको अपनी ओर खींच लेगा, फिर तब तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में और गया नहीं। केवल वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको ये टर्म 0 कर देना है, उसके बाद में ये वाला टर्म केवल Gmm/r देना है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन पहुँच के फिर वापस आ जाएगा। लेकिन इस नहीं, ये क्या हो रहा है, नहीं मैंने गलत बोला है। यहाँ से देखिए इस टर्म को हटाना है तो ये वाला टर्म हट गया, ये टर्म हट गया, तो बाकी जो बचा ये 3 से जो k का वैल्यू आएगा, इस 3 से जो k का वैल्यू आएगा वो होगा वह एनर्जी जो उसको देने के बाद में उतना ऊंचाई तक पहुंचेगा, जिसको हम लोग mgh कहते हैं। mgh वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना कि धरती से लेकर यहाँ तक h हाइट तक ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh। ये mgh यहाँ पर नहीं काम करेगा, ये तब काम करता है जब h बहुत छोटा होता है r से, तब काम करता है। इसी में अब यदि चाहो तो निकाल कर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो मैंने उसको दूसरा स्पीड को भी काउंट कर लिया ना, ये जो इसका स्पीड है यहाँ पर मोशन है उसको भी काउंट किया है। वरना आप यदि चाहते तो यहाँ पर देखो ये जो 3 है, ये 3 यहाँ से निकाल के देखिए, ट्राई करते हैं यहाँ पर, यदि ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कि ये हो गया Gmm/r माइनस Gmm/r, Gmm/r² हम इधर निकाल लिए, r² निकालें, r ही निकालते हैं केवल, नहीं ठीक है, नहीं r ही निकालना होगा ना, r² कहाँ से निकालेंगे, 1 माइनस r/r। और यदि r को हम लिखें कैपिटल R प्लस स्मॉल h, ये होना है, ये तो होना ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, r 1 माइनस r/r प्लस h, कितना आ गया Gmm/r, और ये कितना हो गया h/r प्लस h। अब यदि h जो बहुत छोटा है, कहीं लिखे है ना, इस केस में हम उस केस के लिए कंसीडर कर रहे हैं जब h बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जस्ट r कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आया है, थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखेंगे Gmm/r² h, और ये G कैपिटल M/r² क्या है, ये है G0 एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टाइम्स mh, ये देखिए आ गया। तो यही वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये mgh यहाँ पर आ गया। तो एनीवे ये सवाल भी बन गया और आपको ये भी दिखा दिया कि जनरली ये mgh फॉर्मूला कहाँ से आता है। वैसे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि mgh जो है सो ये mg को वहाँ पर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वर्क डन जो है सो mg टाइम्स h कहते हैं, तो डायरेक्ट कहते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, अलग तरीके से। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग विथ स्पीड v, ये पार्टिकल है, इसका मास है 2m, v से मूव कर रहा है, कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास m एंड स्पीड 2v, ये इधर ये स्मॉल m है और ये 2v से इधर आ रहा है, और दोनों जो है यहाँ पर कोलाइड कर गया, और उसके बाद में द कोलिजन इज कम्प्लीटली इनइलास्टिक। कोलिजन जो है सो इनइलास्टिक है, मतलब कोलिजन के बाद में दोनों स्टक हो गया। द लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो बताना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी। शुरू में तो कितना हो मुझे पता है, तो पहले एनर्जी कितना है वो देख सकते हैं। पहले एनर्जी कितना है, हाफ m यहाँ पर 2m है, v², पहले का एनर्जी, और दूसरे का हाफ m 2v², mv² 2mv², तो टोटल है 3mv²। ये इतना एनर्जी है। बाद में कितना इसका एनर्जी है वो देखना होगा इनिशियल में। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाना होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरू में कितना इसका मोमेंटम है, इधर हम पॉजिटिव लेंगे x तरफ और इधर हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका जो है पॉजिटिव लेंगे, मास टाइम वेलोसिटी, ये मोमेंटम हो गया।
इसका मोमेंटम नेगेटिव है, माइनस मास टाइम वेलोसिटी, इतना शुरू में है मोमेंटम। बाद में मोमेंटम कितना हुआ, दोनों स्टिक हो गया, तो मास हो गया उसका 2m + m, 7 हो गया सब, एक मास बन गया, और उसका वेलोसिटी कैपिटल v ले लेते हैं। ए कितना है 0, 3mv, तो v कितना आया 0 आया, मैंने तो रुक गया, दोनों कोलिजन किया और उसके बाद में साथ में दोनों रुक गया। तो लॉस कितना हुआ एनर्जी का, बाद में एनर्जी है कितना 0, तो लॉस पूरा हो गया, जो भी एनर्जी था वो पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो 100% लॉस हो गया, कुछ एनर्जी बचा ही नहीं, सबका सब खत्म हो गया, 0 बन गया, तो 100% लॉस हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू।